हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट एंड लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम मैथ्स पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पेपर 1, पेपर 2 सीटेट के दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप इससे पहले भी नहीं पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसे बहुत बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज हम इसके अर्थ, उद्देश्य एवं पाठ्यक्रम के बारे में पढ़ेंगे और आगे वाली वीडियोज़ में इसके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थ। गणित का सामान्य अर्थ है गणना का विज्ञान। गणित एक उपकरण, कला और भाषा है। इसकी प्रकृति तार्किक है। ये जो फ्रेंड्स है ना, इसकी प्रकृति तार्किक है। ये सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि गणित की प्रकृति कैसी है, तो इसकी प्रकृति तार्किक है। गणित संख्या, स्थान और मापन का विषय है, जिसकी सहायता से परिमाण, दिशा और स्थान इत्यादि का भली-भांति बोध होता है और जीवन की संख्यात्मक एवं गणनात्मक समस्याएं हल होती हैं। गणितीय अवधारणाओं की सहायता से हम कठिन समस्या को भी सरल बना सकते हैं। सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं एवं परिणामों को प्रमाणित करने की विधि गणित का व्यवहारिक पक्ष है। यहाँ अलग अलग विद्वानों के द्वारा कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं। मैं उन्हीं को डिस्कस करूँगी जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। हॉगबेन के अनुसार गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन तथा मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। रोजर बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार गणित को इस रूप में देखना चाहिए कि वह एक वाहन है जिसके माध्यम के द्वारा बच्चों को सोचना, समझना, तर्कशील विश्लेषण करना स्पष्ट किया जाता है। ये अपने आप में विशिष्ट है तथा किसी भी अन्य विषय का सहगामी हो सकता है जो कि विश्लेषण तथा तर्क विद्या पर बल देता है। उपरोक्त अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर गणित के विषय में हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। गणित संख्याओं, स्थान और मापन आदि का अध्ययन है। गणित अमूर्त प्रत्ययों को समझने में सहायता करता है। गणित के ज्ञान से वस्तु स्थिति स्पष्ट होती है। गणित संख्यात्मक निष्कर्ष निकालने में सहायता करता है। गणित के ज्ञान को सरलता से भुलाया नहीं जा सकता। अब हम देखते हैं गणित का उपयोग या महत्व। सभी व्यक्तियों का संपूर्ण जीवन गणित से जुड़ा हुआ है। गणित एवं मानव जीवन का संबंध आदिकाल से रहा है। मानव जाति की उन्नति में गणित अत्यंत लाभदायक सिद्ध हुआ है। उचित गणितीय ज्ञान के बिना कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। अतः नेपोलियन ने सत्य ही कहा है कि गणित की उन्नति के साथ देश की उन्नति का घनिष्ठ संबंध है। अब हम देखते हैं गणित का हमारे जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। दैनिक क्रय विक्रय में, जैसे हम कोई भी दुकानदार का सामान लेने जाते हैं तो इसका हम गणित का ही उपयोग करते हैं, जोड़ना, घटाना। और वाणिज्य व्यापार में हम देखते हैं गणित का व्यापार का प्राण माना जाता है। कोई भी व्यापार गणितीय गणनाओं के बिना नहीं हो सकता है। सही बात है। एक मजदूर से लेकर उद्योगपति तक, घर से लेकर बैंक तक, बाजार से लेकर वित्तीय संस्थाओं तक, सभी किसी न किसी रूप से में गणित का प्रयोग करते हैं। विज्ञान में गणित का प्रयोग। गणित को विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। सभी प्रकार के अनुसंधान, गणनाएं, व्याख्याएं एवं परिणामों को प्रमाणित करने के लिए गणित का प्रयोग किया जाता है। गणित विज्ञान की नींव है। अतः रोजर बेकन ने सत्य कहा है कि गणित सभी विज्ञानों के द्वार एवं कुंजी है। अतः गणित कार्य करने की विधियाँ देता है, गणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता प्रदान करता है, समस्या समाधान के लिए सही अभिवृत्ति और सभी प्रकार की समस्याओं को व्यवस्थित रूप से हल करने की योग्यता भी देता है। फ्रेंड्स, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। गणित शिक्षण के उद्देश्य। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं, जो कि इस प्रकार हैं। बच्चे को विचार प्रक्रिया का गणितीयकरण
बच्चे गणित में आनंद लेना सीखें। गणितीय तकनीक का कहाँ और कैसे उपयोग किया जाए, अर्थात बच्चे प्रभावशाली गणित सीखें। गणित को बच्चे के जीवनानुभव का एक अंश बनाना, गणित को रुचिपूर्ण समस्या बनाना एवं उनके हल प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करना, बच्चों में तार्किक चिंतन को विकसित करना, बच्चों को गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और त्रिकोणमिति को समझाना। उपरोक्त उद्देश्यों को निष्कर्ष डेविड व्हीलर के कथन में निहित है। उनके अनुसार है, बहुत सारी गणितीय जानने के बजाय यह जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे किया जाए। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्चतर प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य अंकगणित व बीजगणित के उपयोग पर जोर देना, जिससे बच्चे दैनिक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। चरों के उपयोग रैखिक समीकरणों को बनाने एवं हल करने, सर्वसमीकाएँ एवं गुणनखंड करने को बढ़ावा देना, ताकि बच्चे नई भाषा को धारा प्रवाह उपयोग को सीख सकें। बच्चों को विभिन्न प्रकार के नियमित आकार जैसे त्रिभुज, वृत्त और चतुर्भुज पढ़ाना। क्षेत्रफल, परिमाप, मानदर्शन, आकलन, मापन आदि के विषय में समझना। अब हम देखते हैं उद्देश्य एवं प्राप्त उद्देश्य में भिन्नता। उद्देश्य यानी एम्स और प्राप्त उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे कि हमें टीचर बनना है, ठीक है। तो टीचर बनना है तो ये हमारा एक उद्देश्य है, यानी हमारी एम है। और ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे टीचर बनने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बीएड करना पड़ता है, सीटेट क्लियर करना पड़ता है, तभी हम अपना एम को पाते हैं। यानी ये जो हमें बीएड करना है या सीटेट क्लियर करना है, ये हमारे उद्देश्य हो गए। तो चलिए हम इसमें देखते हैं कि ये क्या दिया हुआ है। अब उद्देश्य है ये, उद्देश्य असीमित होता है, सही बात है। और प्राप्त उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव, प्राप्त उद्देश्य विशिष्ट होते हैं। जैसे कि हमने सीटेट करना है तो हमें पता है कि क्या क्या हमें करना है, किसकी तैयारी करनी है। वैसे ही ये विशिष्ट होते हैं। उद्देश्य अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं। जैसे कि हमें टीचर बनना है तो हम अपना पूरा दे देते हैं, लाइक जैसे कि हम बीएड कर लिए, सीटेट क्लियर कर लिए, और हमें ये अभी क्लियर नहीं है कि हम कब तक बनेंगे। तो ये उद्देश्य अस्पष्ट एवं अनिश्चित होते हैं। प्राप्त उद्देश्य स्पष्ट एवं निश्चित होते हैं। इन्हें प्राप्त करना असंभव लगता है, ये सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये शिक्षा से संबंधित होते हैं, ये शिक्षा से संबंधित होते हैं। ये शिक्षा समाप्ति के पश्चात प्राप्त होते हैं, ये शिक्षण के दौरान प्राप्त होते हैं। व्यवहारिक उद्देश्य, ये उद्देश्य व्यवहारिक पदों से संबंधित होते हैं। ये किसी बच्चे के कार्य करने, सोचने एवं महसूस करने के विषय में बताते हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, ये अति विशिष्ट एवं संकुचित होते हैं। ये स्पष्ट, व्यवहारिक, निश्चित एवं प्राप्त करने योग्य होते हैं। इनका निर्माण पूर्व निर्धारित होता है। महत्व, ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए कार्य को सीमित कर देते हैं। ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाते हैं। ये लक्ष्य को स्पष्ट करते हुए मापन एवं मूल्यांकन में सहायता करते हैं। अब देखते हैं गणित के प्राप्त उद्देश्यों को निर्धारित करने वाले कारक, जो कि इस प्रकार हैं। मनोवैज्ञानिक कारक क्या है, देखते हैं। शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। शिक्षण उद्देश्य बच्चे की अवस्था, अभिरुचि, प्रवृत्ति एवं रुचि के अनुसार होनी चाहिए। ये उपयुक्त एवं उचित क्रम में होने चाहिए, जैसे सरल से कठिन की ओर। उपयोगिता, शिक्षण उद्देश्यों का संबंध बच्चों के दैनिक जीवन से होना चाहिए। अब हम देखते हैं गणित पाठ्यक्रम। अर्थ, पाठ्यक्रम शब्द लैटिन भाषा के शब्द कुर्रेर से लिया गया है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा का क्षेत्र में पाठ्यक्रम वह मार्ग है जिस पर दौड़कर शिक्षार्थी अपने मंजिल तक पहुंचता है। पाठ्यक्रम शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम में विषयों के साथ साथ स्कूल के सारे कार्यक्रम आते हैं। अतः पाठ्यक्रम एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा अध्यापकों, छात्रों, परीक्षकों और लेखकों को उचित मार्ग का प्रदर्शन किया जाता है। पाठ्यक्रम का महत्व, पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। पाठ्यक्रम शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है। पाठ्यक्रम शिक्षण विधियों के
प्रयोग का साधन है। पाठ्यक्रम सीखने के अनुभवों को नियोजित, क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध रखने का तरीका है। अब हम देख लेते हैं कुछ विद्वानों के द्वारा जो परिभाषाएं दी हुई है। जो इम्पोर्टेंट है बस हम उसी को देखेंगे। क्रो एंड क्रो के अनुसार क्या है? पाठ्यक्रम शिक्षार्थी के समस्त अनुभवों को जो उसे विद्यालय के अंदर तथा बाहर प्राप्त होते हैं और जो एक ऐसे कार्यक्रम से में होते हैं जिसका निर्माण उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास में सहायता देने हेतु होता है, सम्मिलित किया जाता है। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम एनसीएफ 2005 के अनुसार। यह शिक्षा उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि यह मात्र संकीर्ण उद्देश्यों को प्राप्त करने की बजाय ऊंचे उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। ये पॉइंट से फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे हम ध्यानपूर्वक देखेंगे। यह सुसंगत होना चाहिए ताकि यह विभिन्न प्रकार की विधियाँ और कौशल जो कि अंकगणित, बीजगणित आदि से संबंधित हैं, संयुक्त रूप से बच्चों को हाई स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में आने वाली समस्याओं को हल करने में मदद कर सके। यह महत्वपूर्ण होना चाहिए ताकि शिक्षार्थी समस्याओं को हल करने की आवश्यकता महसूस करे। शिक्षार्थी और शिक्षक इन समस्याओं को हल करने में अपने समय और ऊर्जा दोनों देना उचित समझें और गणितज्ञ इसे एक गतिविधि समझे जो गणितीय रूप से लाभकार हो। स्कूली गणितीय गतिविधियों पर केंद्रित होनी चाहिए। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो शिक्षार्थियों के मस्तिष्क को संलग्न कर सके और उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ कर सके। पाठ्यक्रम बच्चों की जीवंत वास्तविकताओं से संबंधित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को महत्व दे, विषय को नहीं। पाठ्यक्रम केवल उच्चतर माध्यमिक और विश्वविद्यालयी शिक्षा की तैयारी के लिए निर्मित नहीं होना चाहिए। पाठ्यक्रम में प्रतिदिन की भाषा, गणितीय परिस्थिति की भाषा, गणितीय की समस्याओं को हल करने की भाषा एवं प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। पाठ्यक्रम रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा न दे। अब हम देखते हैं उच्चतर प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम बच्चों की रुचि एवं योग्यता के अनुसार चयन को बढ़ावा दे। पाठ्यक्रम रेखागणित की साध्यों पर आधारित होनी चाहिए क्योंकि बच्चा इस स्तर पर सूक्ष्म बातों को समझने लगता है। पाठ्यक्रम बीजगणित के प्रारंभिक ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। इसके लिए मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन, सामान्यीकरण को शामिल करना चाहिए। पाठ्यक्रम गणितीय नियम, वर्गमूल, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रफल एवं ग्राफ आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम आंकड़ों के प्रहसन की प्रक्रिया को समझने, निरूपित करने और दिन प्रतिदिन के आंकड़ों को ग्राफीय निरूपण को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए। पाठ्यक्रम बच्चों में दृश्यीकरण कौशलों को विस्तार देने वाला होना चाहिए क्योंकि ये कौशल बच्चों में समझ, संगठन एवं कल्पनाशीलता को बढ़ावा देते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्या में उपयुक्त संशोधन करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं होता है कि वो जैसे नॉर्मल बच्चे किसी चीज़ को एक बार में सीख लें तो वो भी उसे एक बार में सीख लें। उनके लिए वो उस चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ऐसा इसलिए इसी में कहा गया है कि पाठ्यचर्या में उनके लिए उपयुक्त संशोधन करना चाहिए ताकि वो खुद को अलग न महसूस कर पाएँ। परीक्षा में सफलता हेतु अतिरिक्त समय एवं उपयुक्त संसाधन प्रदान करना चाहिए। यानी टीचर अगर वो धीरे सीख रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके लिए एक अतिरिक्त समय निकाल कर उन्हें उस चीज़ को बताना चाहिए। विषय वस्तु के अनुकूल वैकल्पिक गतिविधियों का प्रावधान करना चाहिए। जैसे नॉर्मल बच्चा किसी चीज़ को अगर एक तरीके से सीख लेता है तो ज़रूरी नहीं कि विशिष्ट जो बच्चे हैं वो भी सीख लें। टीचर को ऐसा होना चाहिए कि अगर वो उस मेथड से नहीं सीख पा रहा है तो उसके लिए कोई अलग मेथड का यूज़ करके उसे वो सिखाए। उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंध स्थापित करना चाहिए। कहने का मतलब ये कि उन्हें वो खुद को अलग न महसूस कर पाएँ समाज से। उनको ये लगना चाहिए कि वो भी इस समाज का हिस्सा हैं। आयु एवं अधिगम स्तर के अनुरूप सुगम पाठ्यवस्तु एवं सामग्री उपलब्ध कराना। सूचना एवं संचार तकनीकी वीडियो अथवा प्रारूपों का प्रयोग करना। उनके लिए अलग अब तो बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई हैं तो उनके लिए अलग अलग वीडियो के थ्रू हम बहुत सी चीज़ें सिखा सकते हैं। अलग अलग करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं।
को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात कर रहे हैं सारी। अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम निर्माण के चरण। तो है उद्देश्यों का निर्धारण। पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। उसके लिए पहले हम निर्धारित करते हैं। दूसरा है अधिगम सामग्री का चयन करते हैं, मतलब हमें कौन कौन सी विषय वस्तु चाहिए उस चीज़ को दिखाने या उस चीज़ को बताने के लिए। उपयुक्त अधिगम अनुभवों का चयन। फिर क्या करते हैं, मूल्यांकन के लिए उचित सामग्री का चयन, ताकि हम ये जान सकें कि जो हमने बताया है बच्चा उसे अच्छे से समझ पा रहा है या नहीं। अब हम देखते हैं गणित शिक्षण की समस्याएं या दुश्चिंताएं। एनसीएफ 2005 ने गणित शिक्षण की निम्नलिखित समस्याओं पर प्रकाश डाला है। बच्चों में गणित को लेकर डर व असफलता का भाव रहता है, क्योंकि गणित की संचयी प्रकृति है। प्रकृति के कारण गणितीय प्रकरण समझने में कठिनाई होती है। जैसे अगर किसी बच्चे को दशमलव में कठिनाई है तो उसे प्रतिशत भी कठिन लगेगा। गणित में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभुत्व है, जिसके कारण बच्चों में निरस्ता और घबराहट होने लगती है और बच्चा मनोविच्छेदित महसूस करता है। सामाजिक भेदभाव के कारण लड़कियों को गणित की दृष्टि से अयोग्य माना जाता है। गणित में उपयोग की गई भाषा रोजमर्रा की भाषा से अलग होती है। निराशाजनक पाठ्यचर्या। गणित की पाठ्यचर्या ज़्यादा जोर विधियों और सूत्रों के ज्ञान को देती है। कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए पाठ्यचर्या उधार लिए गए तथ्यों के भंडार की तरह है। लगनशील बालकों के लिए पाठ्यचर्या तथ्यात्मक गहराई एवं चुनौती प्रदान नहीं करती, जिससे उनकी योग्यता सीमित रह जाती है। गणित का लंबा आकार, जिससे एक अवधारणा पर दूसरी अवधारणा का निर्माण होता है। अपरिष्कृत मूल्यांकन। गणित में विधियों एवं सूत्रों का प्रभुत्व रहता है और यह मूल्यांकन व निर्धारण की प्रकृति के कारण है। मूल्यांकन बच्चों की गणितीय विधि के ज्ञान और तथ्यों तथा सूत्रों को याद करने की क्षमता को जानने के लिए ही किया जाता है। अब हम देखते हैं सीखने संबंधी विकृतियाँ। इसमें होते हैं डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसप्रैक्सिया। डिसकैल्कुलिया ये गणित संबंधी होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसे समझने में प्रॉब्लम होता है, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में उसे प्रॉब्लम होती है। और डिसग्राफिया में बच्चा लिखने के तरीके को उसके प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया में बच्चे पढ़ने संबंधी प्रॉब्लम होती है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम होता है। और डिसलेक्सिया भाषा बोलने में उसे प्रॉब्लम होती है। फ्रेंड्स, आज हम बस इतना ही करते हैं। आई होप आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे के क्वेश्चंस हम कल सॉल्व करेंगे।